Hello, student. Good morning. The French Revolution, Chapter 1 from History, Class 9. Introduction. French Revolution start in 1789. फ्रेंच रिवोल्यूशन की शुरुआत कब होती है तो 1789 में. The series of events start by the middle class, second upper class. The people revolt against the cruel regime of monarchy. This revolution put forward the ideas of liberty, fraternity and equality. ये जो रिवोल्यूशन था ये किस लिए था तो ये रिवोल्यूशन स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना और समानता के लिए था. The revolution begins on 14 July 1789 with the storming of the fortress prison the Bastille. इसकी शुरुआत होती है 1789 में. जो बास्टिल का किला है फ्रांस में. क्या था कि मोनार्ची शासन व्यवस्था था. लोग उस शासन व्यवस्था से नाखुश थे क्योंकि ब्रेड के जो रेट थे वो बहुत ही हाई हो गए थे. लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी. तो ठीक है, उसमें नियरली 7,000 पीपल गैदर इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल एंड फॉर्म द पीपल्स मिलिशिया. और लगभग 7,000 के करीब लोग टाउन हॉल के नज़दीक इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने एक जनसेना बना ली थी. पीपल मिलिशिया ग्रुप का फॉर्म कर लिया था. पीपल की लोगों की मिलिट्री बनाई थी. और वो लोग ब्रोक इनटू गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स. और अलग अलग गवर्नमेंट बिल्डिंग में ढुक करके किस लिए वो ढुक रहे थे वहाँ पे वो आर्म्स सर्च कर रहे थे. एक तरह का र्यूमर स्प्रेड हुआ था पूरे शहर में कि भाई एक फ्रांस के राजा ने सेना को आदेश दिया है कि वो अपना फायर ओपन करे. तो इसमें लोगों में ये रूमर था, इसलिए लोग भी टाउन हॉल के पास इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे वो लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को से लूटमार मचा रहे थे. द बास्टिल द फोर्ट्रेस प्रिजनर वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेपोटिक पावर ऑफ द किंग. और बास्टिल जो था वहाँ से, जो बास्टिल की जेल थी वहाँ पे लोगों के उसके प्रति दुर्भावना थी कि भाई ये जो राजा का दुराचार का केंद्र बना था, इसलिए लोग उससे बहुत ही नाखुश थे. बास्टिल जो थे. कॉज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन. अब क्या कारण थे, ये फ्रेंच रिवोल्यूशन होने के क्या कारण थे. तो द टर्म ओल्ड रिजीम इज़ यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789. जो ओल्ड रिजीम जो टर्म है वो किस लिए यूज़ हो रहा है तो 1789 के पहले की सोसाइटी के बारे में इस ओल्ड रिजीम का यूज़ किया जा रहा है. उस समय क्या था, तो सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट. जो सोसाइटी था वो 3 स्टेट में डिवाइड था. फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में कॉम्पोजिंग ऑफ बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर, पीजेंट, आर्टिसियन, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट, ये सारे लोग थे. तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी में ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन चर्च मैटर. और सेकेंड स्टेट नोबिलिटीज, पर्सन वो हैव हाई रैंक इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो हाई रैंक पे ऑफिसर थे वो लोग सेकेंड स्टेट में थे. First two class were exempted from paying tax, they enjoying privilege by birth. Nobility class also enjoy फेडरल privilege. अब यहाँ पे फर्स्ट टू क्लास जो था वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस. वो उनको कोई किसी तरह का टैक्स नहीं लगता था और वो प्रिविलेज को एंजॉय कर रहे थे जो कि उनको बाय बर्थ प्राप्त था. फेडरल प्रिविलेज जो थे उनके जन्म के आधार पर जो उनको सुविधाएं मिली हुई थी. ओनली द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट. और सिर्फ थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वही लोग टैक्स पे करते थे. अब जब मान लीजिए पिरामिड बना हुआ है, इस पिरामिड के अनुसार फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, और इट मीन्स कि यहाँ पे जगह अधिक है तो अधिक से अधिक जनसंख्या जो है वो थर्ड स्टेट में थी और उनको टैक्स पे करना पड़ता था. और बाकी के जो दो स्टेट थे वो आराम से जीवन व्यतीत कर रहे थे, ऐश कर रहे थे, एक तरह से कहा जा सकता है. ओनली द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे द टैक्सेस. ये जो है आपका पॉइंट वाइज इसको डिस्क्राइब किया गया है. ये आपका नोट का भी काम आ सकता है जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम के समय नोट्स बना करके इसको, सिर्फ नोट्स को एक दो बार पढ़ लोगे अच्छे से तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा. ये डायरेक्ट टैक्सेस कॉल्ड
जो एक तरह से डायरेक्ट टैक्स भी लगाए गए थे। डायरेक्ट टैक्स जो था वो क्या था? टाइथ। And also a number of indirect taxes which were charged and articles of everyday consumptions like salt and tobacco। एक तरह से डायरेक्ट टैक्स तो लगा ही था, और इनडायरेक्ट टैक्स जो था जो वहाँ उस समय जो लोग अधिक खपत कर रहे थे, मान लो कि सॉल्ट तो डेली का यूज़ का ही चीज़ है, और टबैको जो लोग टबैको एडिक्ट हैं उनके लिए वो भी डेली का यूज़ का चीज़ है, और उसके ऊपर टैक्स लग गया था। और टैक्स कॉल्ड टाइल levied by the church on peasants comprised of 1/10 of the agricultural produce। अब जो कुछ चर्च के माध्यम से भी जो टैक्स लगाए गए थे उसमें 1/10 जो था वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का चर्च को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। क्लर्जी एंड नोबिलिटी वर 10% ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पे क्लर्जी और नोबिलिटी जो थे वो सिर्फ 10% थे, पॉपुलेशन के कितने? तो 10% थे। और प्रोजिस्ट बट पॉजेस 60% ऑफ लैंड, लेकिन उनके पास जो लैंड कितना था? तो लैंड था वो 60% लैंड था। थर्ड स्टेट वॉज 90% ऑफ पॉपुलेशन, और थर्ड स्टेट जो थे वो 90% थे पूरे पॉपुलेशन का, बट पॉजेस्ट 40% ऑफ लैंड, और लेकिन उनके पास जो भूमि थी कितनी थी? तो वो सिर्फ 40% ही उनके पास ज़मीन थी। इकोनॉमिक कॉज मैंने अलग अलग कारण थे भाई रिवोल्यूशन होने का। एक किसी भी क्रांति का एक दिन में कोई क्रांति शुरू नहीं हो जाती है और शुरू होकर ख़त्म नहीं हो जाती है, उसके पीछे बहुत सारे कारण जुड़े होते हैं। तो उसी चीज़ों को हम क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक कॉज क्या आता है? द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियंस इन 1715 टू 28 मिलियंस इन 1789। अब जो पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियंस थी वो 1789 आते आते 28 मिलियंस हो गई थी। तो दिस इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, हाउएवर प्रोडक्शन कुड नॉट पेस विद डिमांड। अब जिस रफ्तार से डिमांड बढ़ रही थी फूड ग्रेन्स की, उस रफ्तार से उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी, विच अल्टीमेटली इंक्रीज द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन। इसी कारण जो फूड ग्रेन्स की जो कीमतें थी वो बढ़ गई थी। मोस्ट वर्कर वर्क एज अ लेबर। अधिकतर वर्कर जो थे लेबर के तौर पे कार्य करते थे। लेबर्स इन द वर्कशॉप एंड दे डिड नॉट सी इंक्रीज इन देयर वेजेस। और वर्कशॉप में काम कर रहे थे, वस्तुओं के दाम तो बढ़ रहे थे लेकिन उनकी दिहाड़ी जो है वो नहीं बढ़ रही थी। सिचुएशन बिकम वर्स वैन अवर ड्राफ्ट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। अब यहाँ समस्याएं तो थी ही, साथ में अब बारिश और ओलावृष्टि के कारण भी फसल जो है वो बर्बाद हो गई थी। दिस लेड टू स्कैसिटी ऑफ फूड ग्रेन। इसके कारण जो है फूड ग्रेन्स की कमी हो गई थी। और सबसिस्टेंस क्राइसिस विच स्टार्टेड। और लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी लोगों को वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी। ऑकरिंग फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग ओल्ड रिजिम। इस ओल्ड रिजिम के समय लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही थी। पॉलिटिकल कॉज, राजनीतिक कारण क्या था भाई? लुई 16 केम इनटू द पावर इन 1774। तो लुई 16 जो पावर में कब आता है? तो 1774 में आता है। एंड फाउंड द इम्पिटी ट्रेजरी। जब वो आता है तो देखता है कि भाई हमारी ट्रेजरी जो है वो खाली है, हमारे खजाने में उतना धन नहीं है। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। लंबे युद्ध के कारण जो है फ्रांस का फाइनेंशियल पावर जो है वो कम हो गया रहता है। फाइनेंस की आर्थिक जो है स्थिति खराब हो गई रहती है फ्रांस की। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी। अब लुई 16 के समय में जो है फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को अपने कॉमन एनिमी ब्रिटेन से आज़ाद करवाया था। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटीज़, द स्टेट हैड फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। अब राज्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी आर्मी को और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सभी को सभी को चलाने के लिए टैक्स तो बढ़ाना ही पड़ेगा। ग्रोइंग मिडिल क्लास, इसके साथ साथ जो मिडिल क्लास था वो भी ग्रो हो रहा था, जो कि उपनिवेशवाद के चलते बाहरी व्यापार भी अधिक हो रहा था, तो उससे लोगों में साक्षरता भी आ रही थी, उनका वेल्थ क्रिएशन भी बढ़ रहा था।
द 18th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप टर्म द मिडिल क्लास। अब जो है 18th सेंचुरी के समय एक नया सोशल ग्रुप उभर कर के सामने आया जिसका जो मिडिल क्लास के नाम से जाना गया। वो अर्न देयर वेल्थ थ्रू ओवरसीज ट्रेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोफेशंस। अलग अलग कार्य धंधे के कारण में लगे हुए थे जिससे उन्होंने अधिक वेल्थ क्रिएट किया था। दिस क्लास was educated and believed that no group in society should be privileged by birth। ये ग्रुप जो था इनका मानना था कि सोसाइटी में किसी को बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार पर विशेष सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। अब जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था उस और वहाँ पे लोगों को जो राइट्स थे उसके वो भी यहाँ के पॉलिटिकल थिंकर्स को, जो फिलोसफर थे, थिंकर्स थे, उनको अधिक प्रभावित कर रहे थे। एक एग्जाम्पल सेट हो गया था यूएसए। फिलोसफर एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द रिवोल्यूशन। अब यहाँ पे फिलोसफर का क्या कंट्रीब्यूशन था, इस क्रांति के समय फिलोसफर लोगों ने क्या भूमिका निभाई। तो इसमें सबसे पहले थे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू रिटन अ बुक नेम द स्पिरिट ऑफ द लॉ। ये चीज़ आप अंडरलाइन करके रखोगे अपने बुक में। इस जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप अगर देख करके या स्क्रीनशॉट ले करके अपने बुक में अंडरलाइन कर देते हो। बेटा लिखना, अगर लिख 9th क्लास तक आ गए हो तो थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा ही, थोड़ा बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आंसर रटना नहीं है तो आप इसको लिखिए अपनी कॉपी पे या बुक में अंडरलाइन करिए, जिससे कि आप आगे आपको रटना ना पड़े, ये आप समझ के आपको याद हो जाए। तो मॉन्टेस्क्यू ने क्या, कौन सी बुक लिखी थी? द स्पिरिट ऑफ लॉ, इन विच ही possessed a division of power within the government between the legislative, the executive and judiciary। उन्होंने ये कल्पना की थी कि भाई जो पावर होना चाहिए वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच बटा हुआ होना चाहिए। जॉन लॉक रिटन अ बुक नेम टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट। जॉन लॉक ने कौन सी बुक लिखी? तो ट्रीटीज, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इन विच ही क्रिटिसाइज द डॉक्ट्रिन्स द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्ची। इसमें उन्होंने राजा की दैव शक्तियाँ, निरंकुश शासन का खंडन किया है। बोला कि भाई राजा, जैसे कि पहले लोग जो हैं, पहले हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा था कि लोग राजा को देवता तुल्य मानते थे, उनको मानते थे कि उनको कुछ दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो यहाँ पे जॉन लोगे ने उसका विरोध किया है। बोला कि नहीं भाई, राजा को कुछ दैवीय और निरंकुश अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। जॉन जीन रूसो written a book Social Contact, in which he proposed a form of government based on social contact between people and their representative। अब जॉन रूसो ने भी कहा है कि भाई जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो सोशल कांटेक्ट के आधार पर होनी चाहिए, पीपल्स, लोग जन का भी इसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन, लुइस 16 called an assembly of the state general to pass his proposal to increase tax on 5 मई 1789। अब लुइस 16 जो है स्टेट जनरल की बैठक बुलाता है, उसमें वो 5 मई 1789 को टैक्स को इंक्रीज करने, टैक्स को बढ़ाने के लिए। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। और फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट ने अपने 300 मेंबर भेजे। who were seated in row facing each other on two side। अभी मान लो ये रो है, यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं एक दूसरे की तरफ मुंह करके, ठीक है। while 600 member of the state had to stand back। और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर हैं, वो मैंने 300 यहाँ खड़े हैं और 300 इनकी कुर्सी के पीछे खड़े हैं। The third state was represented by its more prosperous and educated member only, while peasant, artisan and women were denied enter to assembly। अब थर्ड स्टेट में जो एडुकेटेड पर्सन थे, वकील, मान लो कि और भी अच्छे अच्छे लोग थे, उनको वहाँ पे उनकी एंट्री थी, और पीजेंट, आर्टिसन और वुमेन्स, इन लोगों की वहाँ पे एंट्री नहीं थी।
Voting in the state general is passed had been conducted according to the principle that each state had one vote and some participate to be continue this time. अब स्टेट जनरल की वोटिंग में राजा का वो था, ओनार्ची का कहना था कि भाई जो पहले व्यवस्था थी उसी तरह से होगा, हर एक स्टेट का एक वोट काउंट होगा। तब हर एक स्टेट का जब एक वोट काउंट होगा तो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को तो टैक्स पे करना पड़ता ही नहीं था। इट मीन्स कि उन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है टैक्स बढ़े या घटे। तो उन लोगों ने वोट मान लो कि उसके वो कर दिया कि हाँ भाई ठीक है टैक्स बढ़ा दो। तो प्रभाव तो यहाँ थर्ड स्टेट को पड़ रहा है, टैक्स तो देना थर्ड स्टेट को है। But the member of third state demand individual voting right which each member have one vote। लेकिन अब यहाँ पे थर्ड स्टेट के लोगों का कहना था कि नहीं भाई यहाँ पे इंडिविजुअल वोटिंग राइट होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को का एक वोट गिना जाना चाहिए। तो वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेट को ये डर था कि भाई हमारे में से भी कुछ लोग जो हैं वो भी उनकी तरफ जाकर वोट कर देंगे और ये हम अपना जो भी हमारा काम है वो नहीं हो पाएगा। आफ्टर रिजेक्शन ऑफ दिस प्रपोजल बाय द किंग, members of third state walk out of the assembly in protest। अब जब ये उनका रिजेक्शन हो गया, इस ये दूसरा पॉइंट शुरू है यहाँ से, ठीक है, यहाँ डॉट लगा हुआ है ना, उसे दूसरा पॉइंट शुरू है। तो अब थर्ड स्टेट के लोग थे वो असेंबली से वॉकआउट कर गए, बाहर आ गए। और इसी के साथ साथ अब ये क्या है कि विंटर का समय शुरू हो गया था, सब बहुत ही विंटर था। फूड क्रॉप्स विच रिजल्ट इंक्रीज इन द प्राइस, फूड क्रॉप्स जो था डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण वो इनके दाम जो है बढ़ रहे थे। लुइस 16 फाइनली रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस। अब यहाँ पे लुइस 16 जो है देखता है कि ये भाई इनकी संख्या बल अधिक है, तो उसने नेशनल असेंबली के द्वारा बनाए गए संविधान को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। ऑन 4 अगस्त 1789 फ्रांस पास द लॉ फॉर एबोलिशिंग द फेडरल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। और 4 अगस्त 1789 को फ्रांस ने फ्रांस की नेशनल असेंबली ने पास कर दिया गया कि जो फेडरल सिस्टम था उस और जो टैक्स व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया गया। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अब फ्रांस जो है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की शुरुआत होती है। इट मीन्स कि राजा की शक्तियों को कुछ कम किया गया। ठीक है। अब संविधान जो है फ्रांस जो है संवैधानिक राजतंत्र बन गया। द नेशनल असेंबली कंप्लीट द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 विच मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्च। अब 1791 में जो नेशनल असेंबली ने ड्राफ्ट तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो मोनार्क की शक्तियाँ जो हैं लिमिटेड कर दी गई। द पावर वेयर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। और इस पावर को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड कर दिया गया। उसमें जज, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी विच मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पावर ऑफ मेकिंग लॉ इन द हैंड ऑफ नेशनल असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे दिया लॉज बनाने के, कानून बनाने के, किसको? नेशनल असेंबली को। विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जो यहाँ पे मेंबर जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते थे। द नेशनल असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स विच वर चूजन बाय अ एक्टिव सिटीजन। अब एक टर्म यहाँ पे आ गया, अभी एक्टिव सिटीजन कौन थे? तो एक्टिव सिटीजन के द्वारा इलेक्टर्स जो है वो चुने जा रहे थे। Active citizen comprising of only men above 25 years of age who paid tax equal to at least 3 days of labor's wages। अब बोल रहा है कि एक्टिव सिटीजन वो लोग आ गए जो 25 एज के, तो 25 एज के थे और एटलीस्ट कम से कम 3 दिन के वेजेस का टैक्स वो पे करते थे। द रिमेनिंग मैन एंड वुमेन, ऑल वुमेन वर क्लास एज ए पैसिव सिटीजन वो हैड नो वोटिंग राइट। और रिमेनिंग क्लास को, वुमेन और मैन, ऑल वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, वो पैसिव सिटीजन थे। यहाँ पे पैसिव सिटीजन थे। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम, उस समय का फ्रांस का संविधान कैसा था? द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ अ मैन एंड सिटीजन, राइट सच एज द राइट ऑफ लाइफ, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were given to each
human beings by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen natural right. स्टेट की ड्यूटी है कि भाई हर एक सिटीजन का जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो उसको मिले। और इसके साथ साथ वेरियस पॉलिटिकल सिंबल इशू, वो अलग अलग पॉलिटिकल सिंबल्स भी इशू कर दिए गए थे। फ्रांस एबोलिश मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। अब फ्रांस में क्या होता है, मोनार्ची का शासन व्यवस्था खत्म होता है और रिपब्लिक की शुरुआत होती है। Louis XVI had signed the constitution, but he entered into secret negotiation with the king of Persia। भाई कॉन्स्टिट्यूशन को तो साइन कर दिया लुइस 16 ने, लेकिन वो सीक्रेट नेगोशिएशन में पर्सिया के किंग के साथ लग गया कि भाई हमारे यहाँ ये रिवोल्यूशन हो रहा है, लोग परेशान कर रहे हैं, शासन व्यवस्था डगमगा रही है। रूलर ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान टू सर्च सेंड ट्रूप्स टू स्टॉप द रिवोल्यूशनरी इवेंट टेकिंग प्लेस। और भाई अगल बगल के भी जो राजा थे वो देख रहे थे कि वहाँ फ्रांस का के देखा देखी हमारे यहाँ भी ऐसा मत हो जाए, इसलिए वो अपने ट्रूप्स को फ्रांस में भेजना चाह रहे थे। बिफोर दिस कुड हैपन नेशनल असेंबली वोट इन अप्रैल 1792। अभी वहाँ वो प्लान ही बना रहे थे, उससे पहले यहाँ नेशनल असेंबली ने वार डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वार का डिक्लेरेशन कर दिया। अभी तुम प्लान बनाओ तो तक हम आ रहे हैं तुम्हारे ऊपर, हमने आपके ऊपर आक्रमण ही कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ वॉल्टियर्स ज्वाइन द आर्मी फ्रॉम द प्रोविंसेस। और बहुत सारे वॉल्टियर्स जो हैं आर्मी ज्वाइन करके उन लोग भी इसमें लग गए। पीपल सॉ दिस वार एज अ वार ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर द यूरोप। अब लोगों ने ये जो लड़ाई थी ये राजा और सामंतों के प्रति, उच्च कुलीन वर्गों के प्रति मान करके इस लड़ाई को लड़ा। द रिवोल्यूशनरीज वार ब्रॉट लूज एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज टू द पीपल। अब इस वार के कारण जो है बहुत ही आर्थिक समस्याएं भी आई लोगों को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पॉलिटिकल क्लब्स वर इस्टेब्लिश्ड टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज। जैकोबिन वॉज द फेमस वन। अब यही यहाँ पे जो है रिचर सेक्शन को ही कुछ अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि वहाँ 25 एज का होना चाहिए, कम से कम कमाई का 3 दिन का वेजेस उसको एज ए टैक्स पे करता है, तब उसको वोटिंग राइट मिला हुआ था। तो एक तरह से रिचर सेक्शन ही था। तो वहाँ पे अब एक जैकोबिन क्लब की स्थापना होती है। जैकोबिन वॉज द फेमस वन। द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन। अब जैकोबिन क्लब में कौन से लोग थे, जो लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन से आते थे, यानी कि उसमें आर्टिशियंस, सर्वेंट, डेली वेजेस वर्कर्स, देयर लीडर्स। वो उनका लीडर कौन था, तो उनका लीडर जो था वो मैक्समिलन रॉबस्पियर। इसके बाद में हम रीजन ऑफ जब टेरर पढ़ेंगे तो ये मैक्समिलन रॉबस्पियर के बारे में पढ़ेंगे। इन समर 1792 द जैकोबिन प्लान अ रिवॉल्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ पेरिस हु वर एंग्री बाय द शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। अब यहाँ पे लोग शॉर्ट सप्लाई और हाई प्राइस से दुखी थे कि भाई सप्लाई कम है, जनसंख्या अधिक है और प्राइस जो है वो बढ़ा हुआ है। तो जैकोबिन ने रिवॉल्ट करने का प्लान किया, जैकोबिन क्लब के लोग। ऑन अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द टर्लिस, मैस्क्रे द किंग गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज अ होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। और कुछ समय के लिए उन्होंने किंग को बंदी बना लिया। लेटर द असेंबली वोट टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली इलेक्शन वर हेल्ड। अब जनरल असेंबली ने क्या किया, वोट करके रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया। फ्रॉम नाउ ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड एबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड conventions. On 21st September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic। और 21 सितंबर 1792 को मोनार्ची को ख़त्म कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। लुइस 16 सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रिजन। और लुइस 16 को देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा दी गई।
और द क्वीन मैरी एंटोनेट मीट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, और उसके बाद मैरी एंटोनेट के साथ भी वही व्यवहार, वही चीज़ किया गया। द रीज़न ऑफ टेरर, अब यहाँ पे रीज़न ऑफ टेरर का शुरुआत होता है। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794, 1 ईयर का ही पीरियड है, ठीक है, इज रेफरिंग टू एज द रीज़न ऑफ टेरर। एज रॉबर्सपियरे फॉलो अ पॉलिसी ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड पनिशमेंट। अब यहाँ पे रॉबर्सपियरे जो है वो फॉलो अ पॉलिसी ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड पनिशमेंट, भाई हमारी पॉलिसी को जो पसंद नहीं कर रहा है, नहीं मान रहा है, जिसको ख़राब लग रहा है, उसको पकड़ो और जेल में डालो और उसको पनिश करो। Enemy like nobles, clergy, etc., who did not agree with the methods were arrested, imprisoned and guillotined। अब बोल रहा है यहाँ पे है क्या कि भाई जो हमारी बात को नहीं मान रहा है, हमसे सहमत नहीं है, उसको पकड़ो। और इस तरह का गुलिटन हुआ करता था, ऊपर ब्लेड रहा करता था, यहाँ पे गर्दन वहाँ रखी जाती थी और ऊपर से ब्लेड को छोड़ा जाता था और बस समाप्त, पनिशमेंट दे दिया गया। Robespierre government issued law placing a maximum ceiling on wages and prices। अब रॉबर्ट पियरे की गवर्नमेंट जो थी उसने क्या किया, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस डिसाइड, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस रहेगा। मीट और ब्रेड वेयर राशन, और मीट और ब्रेड को राशन की दुकानों पर कर दिया गया। Peasants were forced to transport their grains to the city and sell it at a price fixed by the government। और पीजेंट्स को, किसानों को ये कहा गया कि भाई आपके ग्रेन का रेट जो है फिक्स है, गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिया है, आप ले जाकर उसको शहर में बेचो। इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्स्यूर मॉन्स्यूर सर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर एड्रेस और सेट्योन एंड सेटियनी सिटीजन के, मैंने कि यहाँ पे पहले जो सर और मैडम का संबोधन था उस संबोधन को समाप्त करके सियोन संबोधन को चेंज कर दिया गया। चर्च वेयर शट डाउन, देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज। चर्च की बिल्डिंग को बैरक्स और ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया। बैरक यानी सोल्जर्स को रहने की जगह। रॉबर्सपियरे परस्यू हिज पॉलिसी सो रेस्टलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स began टू डिमांड मॉडरेशन। अब रॉबर्सपियरे का जो भी पॉलिसी थी उससे जो उसके जो सपोर्टर थे वो भी त्राहिमाम करना शुरू कर दिया, वो भी त्राही त्राही करने शुरू कर दिए। फाइनली ही वॉज convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotine। अब 1794 को पकड़ के रॉबर्सपियरे को भी गुलिटॉन कर दिया गया, रख के फांसी मार दिए, ठीक है, समझ गए होगे आप। इससे पहले अगर सुना होगा आपने तो, नहीं सुना है तो पीछे देख लेना वीडियो आप। तो उसको भी गुलिटॉन कर दिया गया। और डायरेक्टरी रूल फ्रांस, अब फ्रांस में जो है डायरेक्टरी रूल की शुरुआत होती है। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस विच डिनाई द वोट टू वन प्रॉपर्टी सेक्शन of society। It provided for 2 electoral legislative council, which then appointed a director and executive made up of 5 member। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया जिसमें कि 5 डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे। द डायरेक्टर ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, डायरेक्टर का हरदम क्लैश होते रहता था लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, विधान परिषद के द्वारा। वो देन शाउट टू डिसमिस दैम, जिसको विधान परिषद डिसमिस कर सकती थी। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। अब इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण ही नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो क्या था, मिलिट्री शासक था, तो उसको यहाँ पर अब ढुकने का चांस मिलना शुरू हो गया। वुमेन रिवोल्यूशन, अब वुमेन्स भी थी वहाँ पे भी। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन्स वर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन रिवोल्यूशन, शुरुआत से ही वुमेन्स का बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन था रिवोल्यूशन में। दे होप देयर इन्वॉल्वमेंट वुड परसुइंग द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर टू इम्प्रूव देयर लाइफ।
Most women of the third state had to work for a living as laundries, sellers, domestic servant in the house of prosperous people. मोस्ट जो वुमेन्स थी वो जो सर्वेंट डोमेस्टिक सर्वेंट का काम करती थी संपन्न लोगों के घरों में लॉन्ड्रीज में काम करती थी. मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग. टू डिस्कस and voice their interest, women start their own political clubs and newspaper. अब इन सारी चीज़ों से होकर के वुमेन्स ने भी अपना पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया. द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन was the most famous of them. Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. They demand the right to vote, to elected to the assembly and to hold political affairs or offices. अब वुमेंस का भी डिमांड था कि उनको भी पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिकली स्थान मिला और ऑफिसों में भी उनको स्थान दिया जाए. द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉ दैट हेल्प इम्प्रूव द लीव्स ऑफ वुमेन. द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उसने वुमेंस के इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम किया. बाय क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स. सब भी गर्ल्स के लिए स्कूलिंग को मस्ट कर दिया गया. देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स दैम इन टू मैरिड असाइन देयर विल. और उनके फादर जो थे उसकी मैरिज बिना उसकी सहमति के नहीं कर सकते थे. मैरिज वॉज मेड इन टू अ कॉन्टैक्ट इंटायर इन टू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ. Divorce was made legally and could be applied for both women and men. Women could not train for a job, cause become artist or run a small business. अब वुमेंस को भी मनी जॉब करने के लिए ट्रेनिंग दी गई और आर्टिस्ट का भी वर्क कर सकती थी और स्मॉल बिजनेस भी चला सकती थी. ये अलग पॉइंट है, जहाँ पे डॉट लगा हुआ है वो अलग पॉइंट हो जा रहा है. ठीक है. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर, the new government issued law ordering closure of women club and banning their political activities. ड्यूरिंग रीजन ऑफ टेरर के समय अब क्या किया गया, तो वुमेंस क्लब्स को बैन कर दिया गया, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी पे रोक लगा दी गई. Many prominent women were arrested and a number of them executed. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. देखिए यहाँ पे 1946 में फ्रांस की जो वुमेन्स हैं उनको क्या मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है.